हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा 9 10th 11th। आज की क्लास में देखो हमारा जो चैप्टर चल रहा है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, तो कोशिका जीवन की इकाई के हमने 5 लेक्चर देख लिए हैं। आज की क्लास का हमारा कौन सा बेटा छठवां है। कौन सा है? छठवां क्लास है। और छठवीं क्लास में हम आज बात करेंगे लवक के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में और राइबोसोम की। ठीक है, लवक क्या होते हैं? देखो, लवक को हम प्लास्टिड भी, लवक को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक हिंदी में कहते हो। हरित लवक क्या होता है? और राइबोसोम, राइबोसोम जिस प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है प्रोकैरियोट कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और बाकी पीछे का जितने बच्चे आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है, ये पीछे का अगर आप सभी लोग रिवीजन नहीं किए हो तो उसको रिवीजन करना ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लवक की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लवक क्या है। एक लवक, लवक को हम कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड। ठीक है, लवक को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। अब ये लवक क्या है? देखो लवक, देखो जो ये लवक है, जो प्लास्टिड है, ये ध्यान देना सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में, यानी कि ये प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन जब एनिमल सेल होगी, एनिमल जिस सेल होगी, इनमें एनिमल सेल में ये अब्सेंट होती है, यानी इनका अभाव। ठीक है, तो लवक यानी जो प्लास्टिड है, ये कहाँ पाई जाएगी? पादप। तो ये पादप में, ठीक है, ये पादप व शैवालों में पाए जाने वाले सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, ये पादप एवं, पहली पॉइंट्स आप क्या लिखोगे? सबसे पहले ध्यान दोगे कि ये पादप एवं, ठीक, ये पादप एवं शैवालों में, पादप एवं शैवालों में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले सबसे बड़े कोशिकांग हैं। सबसे बड़े कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंगक, कहते हैं सेल ऑर्गेनल, कांग है। यानी कि अगर प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर देखो, जो कोशिका है, कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सभी प्लांट सेल होते हैं ना, कोशिकांग होते हैं। तो बाकी कोशिकांग की अपेक्षा ये जो लवक हो गया यानी प्लास्टिड होते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है ना। ये कैसे होते हैं? इनकी जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। ठीक, कैसे होगी? इनकी संख्या जो होती है ज्यादा होती है। तो ये पादप एवं शैवालों में पाए जाने वाले सबसे बड़े कोशिकांग हैं, और ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ए केवल, ए केवल पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल तो पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, में ही पाई जाती है। इसमें पाई जाएगी सिर्फ पादप कोशिकाओं, यानी कि ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है। और एक लवक दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये ये जो लवक होते हैं, ठीक है, ये लवक जैसे, ये लवक होंगे जैसे माइट्रोकांडिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। तो ये दोहरी झिल्ली से, ये दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। ठीक है, कैसे घिरे रहेंगे? ये दोहरी झिल्ली से ये घिरे रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगी? देखो, सबसे पहले क्या ध्यान दोगे कि ये जो लवक होंगे सिर्फ कहाँ पाए जाएगी? प्लांट सेल में, यानी कि ये एनिमल सेल में इनका अभाव है। जंतु कोशिका हम जब देखोगे तो वहां आपको प्लास्टिड नहीं दिखेंगे, लेकिन ये पाई कहाँ जा रही है? सिर्फ पादप कोशिका में। पादप कोशिकाओं के साथ साथ इनका इनका जो फैलाव है, बाकी सेल ऑर्गेनिज की अपेक्षा इनका फैलाव ज्यादा है। और उसके बाद ये दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है।
इसके साथ साथ इनका जो मेम्ब्रेन है, जैसे माइट्रोकांड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसी तरह ये भी दोहरी झिल्ली से ही घिरी होती है। ठीक है। और इसके कोशिकाओं में, ठीक है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, एक तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक, इसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। यानी इस प्लास्टिड के अंदर क्या होगा, एक लिक्विड पदार्थ पाया जाएगा। प्लास्टिड प्लास्टिड के अंदर एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इसी तरह जब आपने माइट्रोकांड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था, तो माइट्रोकांड्रिया में भी मैट्रिक्स यानी अधात्री पाई जा रही थी। क्या थी, अधात्री पाई जा रही थी। और इनमें देखो क्या होता है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर तरल एवं प्रोटीन पदार्थ संचित होते हैं। इनके अंदर क्या होगा, तरल तथा प्रोटीन पदार्थ संचित होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक, स्ट्रोमा के अंदर तरल प्रोटीन पदार्थ संचित होते, ठीक है, क्या होती है, प्रोटीन पदार्थ संचित होते। कौन से पदार्थ संचित होंगे, प्रोटीन पदार्थ संचित होते। और यह भी माइट्रोकांड्रिया की भांति एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, यह भी माइट्रोकांड्रिया के भांति एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। क्या है, अर्ध स्वायत्त कांग कोशिकांग है। ठीक, तो ये तो हो गया प्लास्टिड की बात, यानी कि जो लवक होते, प्लास्टिड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लवक। तो ये पादप एवं शैवालों में पाए जाने वाले सबसे बड़े कोश, ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे, पादप में। और जो शैवाल होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा ज्यादा ही अगर संख्या किसी की है, किसी भी सेल ऑर्गेनल की संख्या है, तो किसकी होती है, प्लास्टिड की होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाती हैं और यह दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। इसके साथ साथ ये सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, प्लांट सेल में ही। और प्लांट सेल में पाए जाने के साथ साथ जैसे माइट्रोकांड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, इसी तरह ये भी दोहरी झिल्ली से ही घिरी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिससे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और प्लास्टिड के अंदर एक लिक्विड तरल जैसा पदार्थ पाया जाता है, उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और इस स्ट्रोमा के अंदर तरल एवं प्रोटीन पदार्थ संचित होते हैं। जो लिक्विड पदार्थ जैसा स्ट्रोमा है, उसी स्ट्रोमा के अंदर क्या संचित होगा, तरल होगा, और उसके साथ साथ प्रोटीन भी उसमें संचित होती। और यह भी माइट्रोकांड्रिया के भांति ही एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। क्या है, एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होती, किसकी भांति, माइट्रोकांड्रिया की भांति ही ये भी एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होती है। ठीक है, अब अगर इनमें पाए जाने वाले वर्णकों के आधार पे हम इनके प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम प्लास्टिड के प्रकार की बात करें, किसके, वर्णक के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे, वर्णकों के आधार पे।
वर्डको यानी पिगमेंट। तो पिगमेंट्स के बेस पे लवक के प्रकार। ठीक है, किसके बेस पे देखोगे? वर्णकों यानी पिगमेंट्स के आधार पे जब हम देखते हैं, ठीक है, वर्णकों के आधार पे ये जो तीन प्रकार के आधार पे प्रकार देखेंगे, तो ये जो लवक होंगे, है ना, जो प्लास्टिड होते हैं, ठीक, मैं पेज चेंज कर रही हूँ। जो प्लास्टिड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने? तो प्लास्टिड के प्रकार जब देखो, प्लास्टिड इसके बेस पे बीच में लिख लो पिगमेंट। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, जिसको, ठीक, दूसरा अवॉडी लवक और तीसरा वॉडी लवक। ठीक, पहला होता है हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक को इंग्लिश में बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा है बॉडी लवक। ठीक, दूसरा क्या है? बॉडी लवक। बॉडी लवक को देखो इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक, एक ल्यूको हो गया, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, बॉडी को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और तीसरा आता है अबॉडी लवक। तीसरा क्या है? अबॉडी लवक, यानी अबॉडी लवक का मतलब क्या हो जाएगा? इनमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं है। यानी इनमें क्या है? किसी भी प्रकार का पिगमेंट, यानी कि जो पर्णहरिम होता है, देखो पिगमेंट को हिंदी में लिख लो, इसको हम बोलते हैं पर्णहरिम। किसी भी प्रकार का पर्णहरिम प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब इसको अबॉडी लवक को इंग्लिश में बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो वर्णकों के आधार पे, इसके आधार पे, वर्णकों के आधार पे ये जो प्लास्टिड होते हैं ये 3 प्रकार के, हरित लवक, बॉडी लवक, अबॉडी लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, समझ में आ गया? अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल की उपस्थिति के वजह से, ठीक, इस क्लोरोफिल के उपस्थिति की वजह से जो पौधे होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? ग्रीन दिखाई देते हैं। और क्लोरोफिल के साथ साथ कैरेटीनाइड भी, क्लोरोफिल और कैरेटीनाइड, ये दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं, इसके वजह से, और इनकी जो उपस्थिति है, ये इनका जो उपस्थिति है, ये प्लांट्स के लीफ में कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट्स के लीफ में, यानी कि ये पत्तियों में पाए जाते हैं। जब ये पत्ती में पाए जाते हैं तो जिसकी वजह से जो पत्तियां होती है वो कैसी दिखाई देती हैं? ग्रीन दिखाई देती। कैसी हमें नजर आती हैं? हरा रंग का नजर आती है। तो पत्तियों का ग्रीन दिखाई देना, पत्तियों का ग्रीन दिखाई देना किस वर्ण की वजह से है? हरित लवक के यानी क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और ये पिगमेंट का, है ना, प्लास्टिड का ही एक क्या है? प्रकार है, जो कि सबसे ज्यादा सेल के अंदर इसी की ही मौजूदगी है। अगर आप पौधे देखते हो तो पौधों में सबसे ज्यादा आपको पत्ती दिखती है, और सबसे हरा भाग कौन सा दिखता है? हरित लवक भी सबसे ज्यादा दिखता है। ठीक है, दूसरा आता है बॉडी लवक।
ये जो बॉडी लवक है, ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरी बात किसकी करते हैं, बॉडी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट की। तो देखो ये रंगीन रंगीन होते हैं, ठीक है, ये रंगीन होते हैं। और रंगीन होने के साथ साथ ये कहाँ पाए जाएंगे, इनमें जो पिगमेंट होगा फाइक्रोजेंथिन होता है, ठीक है, क्या होगा, फाइक्रोजेंथिन। जैंथोफिल, इनका पिगमेंट क्या होगा, जैंथोफिल, जैंथोफिल होता है। अब जैंथोफिल की वजह से ये कैसे नजर आते हैं, लाल, ठीक है, लाल पीला नारंगी। कैसे दिखेंगे, लाल पीला और नारंगी, ठीक है, लाल पीला और नारंगी दिखाई देते, ठीक है, लाल पीला और नारंगी ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो जैंथोफिल में क्या हो गया, लाल पीला और, अब ये जो है ये बॉडी लवक है, इनमें किसी भी प्रकार का जो पिगमेंट है, किसी भी प्रकार का जो पिगमेंट है इनमें क्या है, अभाव है। तो पिगमेंट का अभाव है तो इनका कार्य है भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाले भागों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, जहां भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाला भाग होता है। तो भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले, संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होंगे, रंगहीन। उदाहरण, जड़ तना में, ठीक है, कहाँ होगा, जड़ और तना में। तो एग्जाम्पल, ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, रूट में, ठीक है, रूट में। और स्टेम में इनकी उपस्थिति होगी, इसकी होगी, ल्यूकोप्लास्ट की, क्योंकि ये रूट और स्टेम भोजन संग्रह करने वाला है ना, भोजन को संग्रह करने वाला क्या होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है। अब बॉडी लवक कहाँ पाया जाएगा, तो देखो जो बॉडी लवक होते हैं, ये जो बॉडी लवक होंगे ये भूरे शैवालों में, ठीक है, ये भूरे शैवालों में पाए जाते हैं। जो हमारी कौन सा होगा, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी में पाई जाती है। और जो क्लोरोप्लास्ट होगा, ये क्लोरोप्लास्ट हमेशा पत्तियों में ही पाए जाते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पीठिका होती है, ग्रेना होती है, थैलेकाइड होती है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या क्या आपको संरचना दिखेगी, अभी आप अगर हरित लवक की बात करोगे, है ना, हरित लवक की संरचना ये तो आपके एग्जाम में उतने नहीं आते, लेकिन हरित लवक की संरचना आती है। अब जब आप हरित लवक की हम संरचना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हरित लवक की, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये क्लोरोप्लास्ट की जब हम संरचना देखते हैं, एक देखो ये पत्ती है, ठीक, ये हमने क्या ले लिया, लीफ ले लिया, ठीक, ये लीफ हो गई। इस लीफ के अंदर, है ना, इस लीफ के अंदर एक मीजोफिल कोशिका होती है। क्या होती है, मीजोफिल कोशिका, ठीक है, कौन सी कोशिका, मीजोफिल कोशिका। पहले दो का नाम लिख लो। देखो ये जो ग्रीन वाला भाग है ये क्या है, लीफ है, क्या है, लीफ यानी कि पत्ती है, ठीक, क्या है, पत्ती है। ओके, अब ये जो संरचना है ये हमारी है मीजोफिल, क्या है, मीजोफिल कोशिका है, मीजोफिल कोशिका। अब इसी मीजोफिल कोशिका के अंदर, ठीक, इस मीजोफिल कोशिका के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट,
ये संरचना किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। ठीक, इसके अंदर ये भाग कौन सा हो गया? ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे सिक्का होता है, अगर मानो आप एक सिक्का ले रहे हो, ठीक, अब आपने एक सिक्का लिया, ये हम बचपन में जरूर करते, अगर हमारे पास ढेर सिक्के होते हैं तो एक सिक्के के ऊपर हम दूसरे सिक्कों के रख के कुछ इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, एक के ऊपर एक। तो इसी तरह जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर ही इस हरित लवक में ये ग्रेना है ना, ग्रेना पाए जाते हैं। तो इनका एक जो समूह होगा, ये इसका ग्रेना है, यहाँ पे भी ये ग्रेना प्रेजेंट है, ठीक है, इधर भी आपको नजर आएगा। यानी कि पत्ती के हर एक भाग, कहाँ पे जो पत्तियां होंगी, पत्तियों के हर एक भाग में हमें ये नजर आते हैं। ठीक, इधर भी हो गए। ओके, तो ये जो भाग हमें दिख रहे हैं, ये जो भाग है, ठीक, देखो, तो ये इस पूरे भाग को, ठीक है, इस वाले समूह को, इस वाले समूह, इस पूरे भाग को हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे भाग को हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे? ग्रेनम। तो ये पूरा जो भाग है, इसका ये जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग को बोला क्या जाएगा? ग्रेनम। क्या बोलेंगे कि ये भी संरचना किसकी है? ग्रेनम की। ये भी संरचना ग्रेनम की, ये भी संरचना है ग्रेनम की, और ये भी संरचना किसकी है? ग्रेनम की। ठीक, अब इस ग्रेनम के बाद इसके एक समूह को, है ना, मानो ये वाला, ये हो गया, तो इनके एक समूह को हम क्या बोलते हैं? ये जो एक एक समूह है, एक समूह को, यानी कि ये पूरे इनके समूह को हमने क्या बोला कि इनका एक जब समूह है, उसके समूह को हम ग्रेनम बोलते हैं। और अगर एक संरचना की बात करेंगे, सिर्फ एक की संरचना, एक स्ट्रक्चर की, यानी ये वाला स्ट्रक्चर मैं ले लेती हूँ, तो इसको हम कहते हैं थैलेकाइड। थैलेकाइड या काइड। थैलेकाइड क्यों? क्योंकि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलेकाइड हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनकी संरचना कैसी हो जाएगी? ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, यानी थैलस के समान। तो हमने क्या बोला? थैलेक लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? इसके साथ साथ, इसके साथ साथ ये इनमें एक जोड़ भी होता है। क्या होगा? इनका एक जोड़ भी होगा। जोड़ कहाँ होगा? जैसे यहाँ इसका ये इससे जोड़, ये इससे जोड़ हो गया इसका, ये यहाँ से ये जोड़ हो गया। क्योंकि ये जो ग्रेना होते हैं, ये एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ये अलग, भले ये समूह में है, देखो, अगर एक की संख्या है तो इनके एक की संख्या को हम थैलेकाइड कहते हैं। अब अगर यही समूह में है तो इनके समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तो यहाँ से ये भी जो थैलेकाइड है, ये भी आपस में जुड़ा है, और ये भी आपस में जुड़ा है। तो ये जो बीच वाला जोड़ वाला भाग है, इस जोड़ को हम कहते हैं पीठिका पटलिका। क्या बोलते हैं? पीठिका। क्या बोलोगे इसको? ये वाला जो भाग है, इसको हम कहेंगे पीठिका पटलिका। ठीक है, पीठिका पटलिका वाला भाग हो गया। बात समझ में आई? इसके बाद अब इनमें बहुत सारे, इसमें पीठिका पाई जाती है, जगह जगह आप देखोगे, हर एक संरचना में, ठीक है, सभी में इनमें क्या पाई जाएगी? इसकी पीठिका। तो हर जगह ये भाग, इसको हम हिंदी में पीठिका कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको स्ट्रोमा नाम से दिखेगा, तो इसको या तो हम पीठिका कहेंगे, या तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। तो ये वाला जो भाग है ना, इस सारे भाग को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। नहीं, हिंदी में क्या बोलोगे? पीठिका। हिंदी में पीठिका ही बोलोगे, लेकिन इंग्लिश नाम इसका, इंग्लिश में बोलोगे क्या? स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रोमा है, यही हमने बात की, ये जो स्ट्रोमा एक लिक्विड जैसा पदार्थ है ना, कैसा है? तरल पदार्थ है। और ये तरल पदार्थ होने के साथ साथ इसमें क्या है? तरल पदार्थ है और प्रोटीन संचित हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोटीन संचित हो रहा है। अब ये क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है?
क्लोरोप्लास्ट का कार्य है, देखो क्लोरोप्लास्ट के कार्य को ध्यान देना। जो पौधे होते हैं, मानव, पादप और जंतु की हम बात करते हैं, तो पादप जो है वो स्वपोषी है, और जितने भी जीव जंतु आते हैं सिर्फ युग्लिना को छोड़ के, क्योंकि उसमें दोनों नेचर प्रेजेंट होते हैं। तो जो युग्लिना होगा उसमें देखो दिन के टाइम में, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट खुद का है, तो जब दिन के समय में उसको सूर्य की प्रकाश मिलेगा तो उसकी उपस्थिति में, है ना, लाइट के प्रेजेंस में वो क्या करेगा, भोजन बनाएगा। जब उसको लाइट नहीं मिलेगी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो रात को क्या करेगा, दूसरे जीवों को खाने का कार्य करेगा। तो स्वपोषी और परपोषी का नेचर कौन रख रहा है, युग्लिना रख रहा है। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह ये जो पौधे हैं, पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो पौधे के पत्ती वाले भाग में होती है। पत्ती वाले भाग में क्यों होती है, क्योंकि पत्तियां हमारे ग्रीन होती है। ग्रीन किसकी वजह से होती है, हरित लवक की वजह से होती है। अब हरित लवक की वजह से, क्योंकि हरित लवक में पर्णहरित प्रोडक्ट पाए जाते हैं, है ना, क्लोरोफिल। जो पत्तियां का हरा होना, पत्तियों का ग्रीन होना क्लोरोफिल की वजह से, किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। अगर ये पत्ती, ये क्लोरोफिल, ये जो वर्डक है या जो पर्णहरिम है, ये पौधे में ये प्रेजेंट ना रहे तो पत्तियां हरी ना दिखाई दे। जब हरी ना दिखाई दे तो वो क्या हो सकता है, भोजन भी नहीं बनेगा। क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे ये जो भोजन निर्माण की क्रिया होती है, क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश आता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य के प्रकाश में ऐसा नहीं होता, तो ये जो हरे रंग होता है, ये हरा रंग उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। अवशोषित करने का जब कार्य करता है तो उसमें भोजन निर्माण की क्रिया होती है। तो वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, आपको इतना डिटेल इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिक जानते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बस इतना आएगा, क्लोरोप्लास्ट की संरचना का सचित्र वर्णन करो। तो आपको ये डायग्राम बना देनी, इसके बारे में लिख देना कि क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट है। ठीक, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट खत्म, यानी जो प्लास्टिड है। देखो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट एक है। देखो प्लास्टिड का भाग है क्लोरोप्लास्ट। अब ये एक चीज और बात होती है कि क्यों पौधे के और भाग में भोजन क्यों नहीं बनता, क्योंकि पौधे का और भाग में भोजन बनने का रीजन ये है कि जो सूर्य की प्रकाश आती है, तो वो तना से जो प्रकाश को वो अवशोषित नहीं करेगा, है ना, जो उसका जड़ वाला भाग होगा वो अवशोषित नहीं करेगा। इसकी जो हरे रंग की वजह से वो प्रकाश को अवशोषित करेगा, अवशोषित करके भोजन निर्माण की क्रिया को करेगा। तो पौधे पूरे दिन, है ना, पूरे दिन वो कंटिन्यू, जब तक उनको लाइट आएगी उनके सामने, उनके ऊपर जब तक लाइट मिलेगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, वो भोजन बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। और दिन, जब रात का टाइम आ जाएगा, जब वो भोजन, क्योंकि लाइट तो नहीं मिलेगी रात में, तो भोजन बनाएंगे नहीं, तो वो रात के टाइम में डार्क रिएक्शन वाली क्रिया करते हैं, है, ये आगे जाके आप पढ़ोगे। तो वो दिन के पूरे दिन भोजन बनाने की क्रिया, और रात को क्या करने का, ऑक्सीजन लेने की क्रिया, है ना, सांस लेने की क्रिया, भोजन को पचाने की क्रिया। तो जैसे हम मानव सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते, इसी तरह पौधे भी ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या किए, बाहर छोड़े। हमारे अंदर भोजन का पाचन है, पौधे के अंदर भी भोजन का पाचन है, बस फर्क इतना है कि हमारे अंदर तंत्र है ना, एक एक अलग अलग सिस्टम है, लेकिन पौधों में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, वो कोश के सेल में ही हो रहा है। लेकिन हम जंतुओं में हम क्या देखते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब ये बॉडी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, इसमें क्या है, जैंथोफिल है। अब जैंथोफिल की वजह से इसमें लाल पीला नारंगी दिखते हैं। ये वर्ड, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी प्रकार का पिगमेंट ही नहीं है। जब ये किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं है तो इसमें कुछ होगा नहीं। इनका मेन कार्य है, ये भोजन को क्या करते हैं, संचित करते हैं। ये जहां भोजन का संचित वाला भाग होता है, तो भोजन के संचित वाले भाग में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल जैसे रूट स्टेम यानी जड़ और तना में। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है, राइबोसोम। ये डायग्राम बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना बनाने की। ठीक, सेकेंड क्या आता है, राइबोसोम। सभी बच्चे हेडिंग डालो, राइबोसोम। देखो ये राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, एक नंबर में पूछा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, आंसर क्या होगा, राइबोसोम को कहते हैं। क्योंकि प्रोटीन बनाने का कार्य कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। कौन कर रहा है, राइबोसोम ही क्या कर रहा है, प्रोटीन निर्माण की क्रिया कर रहा है। देखो डीएनए है, डीएनए ही क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और आरएनए हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए का कार्य है प्रोटीन निर्माण की क्रिया करना।
mRNA का कार्य है संदेश को पहुंचाना। स्थानांतरण आरएनए का काम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। वो मैसेज को लेगा, डीएनए से मैसेज लेगा और वो टीआरएनए क्या कर देगा, स्थानांतरण कर देगा। ठीक, तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। ओके, अब देखो जो राइबोसोम होते हैं, जैसे हमारी सेल्स दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोट सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। ठीक, पहली क्या होती है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ किसमें पाई जाएगी, बैक्टीरिया, यानी मोनेरा जगत के जितने भी सदस्य होंगे, मोनेरा किंगडम के जितने भी सदस्य होंगे, उनमें सेल्स कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी उसमें डीएनए है ना, डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियर प्लाज्मा का अभाव होगा। ठीक, यानी हम ये भी कह सकते हैं इसमें नग्न डीएनए होता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, राइबोसोम की बात करें, यहाँ डीएनए की बात नहीं हो रही। ठीक, अब दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाएगी, मोनेरा को छोड़ के, कुछ बैक्टीरिया में है, ठीक है, मोनेरा को छोड़ के जितने भी जीव हैं, एल्गी, फंजाई, ठीक है, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी हैं, या जितने भी आपके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा, जितने भी आपके सदस्य फाइलम है, किंगडम कुछ भी हो, सभी में कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 80s पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम की उपस्थिति होती है वो 70s की होती है। तो अगर 70s प्रकार का राइबोसोम हम देखते हैं, जब आप 70s राइबोसोम के प्रकार देखते हो तो इसकी दो सब यूनिट होती है ना। इसकी कितनी यूनिट होती है, इसकी दो सब यूनिट होती है। एक होती है लार्ज, ठीक, क्या होगी, एक होती है लार्ज, ठीक है, और एक होती है स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, और एक होती है लार्ज यूनिट। तो देखो जो स्मॉल यूनिट होती है, लार्ज कितनी हो जाएगी, 50s, लार्ज कितनी होगी, 50s होगी, स्मॉल कितनी होगी, 30s। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम आप तो बता रहे हैं कि 70s है, तो 50 और 30 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये बैलेंस इसका नहीं बनेगा, इसलिए क्या है यहाँ पे होता है, जो लार्ज सब यूनिट इसकी होती है ये 50 होती है, और स्मॉल क्या होती है, 30s होती है। और इसी तरह जो 80s राइबोसोम है, इसकी भी दो सब यूनिट होती है, इनमें भी एक लार्ज होगी, क्या होगी, इनकी भी एक कैसी होगी, लार्ज होगी, और एक स्मॉल होगी, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो लार्ज में हम देखेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 60, ठीक है, 60s, और एक की कितनी हो जाएगी, 40s। तो इनमें कितना हो जाएगा, अगर 60 हम 40 जोड़ दे तो कितना हो गया, 60 और 40 जोड़े तो कितना हो गया, 100 हो गया ना। लेकिन ये बैलेंस नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम 60s लेते हैं, इसको हम 40s लेते हैं। तो ये जब आरएनए का अनुलेखन होता है ना, डीएनए रिप्लिकेट करेगा, रिकम्बिनेशन वगैरह ये सारी जब क्रियाएं होती है तो यहाँ पे चेंज होते रहते। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि जो राइबोसोम होते हैं उनको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इनकी दो सब यूनिट होती है, एक राइबोसोम के दो प्रकार, एक 70s और एक 80s। तो 70s प्रकार की भी दो सब यूनिट, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। तो लार्ज में 50 है और स्मॉल में 30s। इसी तरह 80s में लार्ज में 60 है और स्मॉल में कितनी है, 40 है। ठीक है, अब अगर इनको हम डायग्राम के थ्रू आप देखते हो, तो यही चीज अगर आप डायग्राम के थ्रू देखते हो, देखो इनकी छोटी जो यूनिट होगी वो नीचे की साइड, और बड़ी यूनिट क्या होगी, ऊपर की तरफ। तो ये 60s हो गया और यहाँ पे 40s हो गया। तो ये जो इनके यूनिट जुड़ी होती है, ये जो इनकी यूनिट जुड़ी होती है, ये मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम आयन से क्या होती है, एक दूसरे से बाइंड होती है। तो दोनों पे आपको क्या दिखेंगे, मैग्नीशियम आयन दिखेंगे, इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, मैग्नीशियम या आयन से ये बाइंड होते हैं। इसी तरह तो ये जो आपका कौन सा राइबोसोम है, 80s है। अब अगर 70s का देखोगे तो स्मॉल नीचे और लार्ज ऊपर। तो लार्ज कितनी हो गई, 50,
और स्मॉल कितनी हो गई 30। और ये भी किससे जुड़ी है, Mg, मैग्नीशियम आयन से, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहां भी ये सब यूनिट दिखेंगी ये दोनों आपस में मैग्नीशियम आयन से बाइंड रहते। ठीक है, समझ आ गई बात। और पीछे का रिवीजन करते चलो, ठीक है। वे नहीं कि आज की क्लास देख लिए, कपड़े लड़ाते चले और पीछे का जो वो रिवीजन ही ना करें, पीछे की जितनी भी क्लासेस। और ये चीज मैं बता दूं आपके 11th के लिए, 11th के लिए अगर 11th के हिसाब से देखोगे तो 11th एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत ही मायने रखता है। और आगे चल के अगर नीट वूट का सपना अपना देख रहे हो ना, नीट की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो, या फिर जाना है सीयूटी, 12th पास करके सीयूटी के थ्रू जाओगे, किसी भी चाहे बीएससी में एडमिशन लेना, किसी चीज में भी लेना हो, तो साइंस रिलेटेड आपको जाना होगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सेल वाला एक ऐसा चैप्टर है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, लेकिन जहां पे साइंस का सिलेबस होगा वहां पे सेल से क्वेश्चन जरूर होंगे। राइबोसोम हो गया, डीएनए हो गया, माइट्रोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कुछ कुछ ऐसे हमारे टॉपिक होती हैं जो हमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो सिर्फ यहाँ है 11th की एग्जाम, 11th के लिए मत देखना, बाकी और चीज के लिए भी देख लेना, ठीक है। ये दो टॉपिक, ये हमारा 6वां लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद 5 हो चुका है, तो पांचों को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो आप कहीं अटको ना, ठीक है। और ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ये आपके बुक में भी, एनसीईआरटी वाले बुक में भी दिया होगा, तो आप चाहोगे तो ये इजी डायग्राम है, बना सकते हो, नहीं तो आप अपने बुक से भी बना सकते हो। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास होगी हमारी इसकी अगली लेक्चर की, तो याद रख लो केंद्रक का, गुणसूत्र का, और तारक काय का, और कसाबिका है ना, सीलिया, सीलिया और फ्लैजिला का। तो ये सभी टॉपिक अच्छे से तैयार करके आना, ओके।